नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम का सच में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। शाम के यही कोई 5 बजे अचानक रक्षा जोर से चिल्लाई तो उसकी चीख सुनकर चचेरी भाभी रश्मि ही नहीं, आस पड़ोस वाले भी उसके पास आ गए थे। उसके पास आने वालों को उससे यह नहीं पूछना पड़ा था कि वो चिल्लाई क्यों थी, क्योंकि वो जिस कमरे में खड़ी थी सामने ही पलंग पर 55 वर्षीय सुनीता की लाश पड़ी थी। उनके दोनों हाथ बंधे थे और मुंह में कपड़ा ठुंसा था। कमरे की अलमारी का सामान बिखरा हुआ था। स्थिति देखकर ही लोग समझ गए कि यह लूट के लिए हत्या का मामला है। सभी हैरान थे कि दिन दहाड़े घर में अन्य लोगों के होते हुए ये सब कैसे हो गया और किसी को पता तक नहीं चला। किसी ने मृतका सुनीता के पति राजकुमार गुप्ता को फोन करके इस घटना के बारे में बता दिया था। आते ही राजकुमार गुप्ता पड़ोसियों की मदद से पत्नी सुनीता को इस उम्मीद से मोहल्ले के ही शांति मिशन हॉस्पिटल ले गए कि शायद उनमें अभी जान शेष हो, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को भी दे दी गई थी, लेकिन घंटा भर गुजर जाने के बाद भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। मजबूरन राजकुमार गुप्ता को थाना नौबस्ता जाकर हत्या और लूट की जानकारी देनी पड़ी। इसके बाद थाना प्रभारी आलोक यादव अधिकारियों को घटना की सूचना देकर पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर जा पहुंचे। उनके पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही एसएसपी यशस्वी यादव तथा अन्य अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। मामला पेचीदा और रहस्यमय लग रहा था, इसलिए सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया था। फोरेंसिक टीम ने अपना काम कर लिया तो अधिकारियों ने कमरे में जाकर लाश का निरीक्षण शुरू किया। कमरे में रखी लोहे की अलमारी खुली पड़ी थी। उसमें रखे गहनों के डिब्बे और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। गहने और अलमारी में रखी रकम गायब थी। घटनास्थल और शव का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद पूछताछ शुरू हुई। पुलिस को जब पता चला कि घटना के समय मकान के पीछे वाले कमरे में मृतका की बहू रश्मि और भतीजी रक्षा लैपटॉप पर शादी की वीडियो देख रही थी तो ये बात पुलिस के गले नहीं उतरी, क्योंकि आगे वाले कमरे में लूट और हत्या हो गई और पीछे के कमरे में मौजूद इन दोनों महिलाओं को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। पुलिस ने दोनों से काफी पूछताछ की। इसकी एक वजह यह भी थी कि बहू अभी नवविवाहिता थी। पुलिस को शक था कि कहीं उसी ने अपने किसी प्रेमी से ऐसा न कराया हो। काफी पूछताछ के बाद भी जब पुलिस का शक दूर नहीं हुआ तो पुलिस ने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक युक्ति अपनाई। शक की गुंजाइश न रहे, इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने फोरेंसिक टीम की मदद से लूट और हत्या का नाटक करने का विचार किया। नाटक करके पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि घटना के समय मृतका सुनीता बाहर वाले कमरे में चिल्लाई होगी तो उनकी चीख या आवाज पीछे के कमरे में बैठी रश्मि और रक्षा को सुनाई दी होगी या नहीं। कई बार पुलिस ने लूट और हत्या का नाटक करके देखा, सचमुच आगे वाले कमरे की आवाजें पीछे वाले कमरे में नहीं पहुंच रही थीं। इससे पुलिस को लगा कि इस मामले में मृतका की नवविवाहिता बहू रश्मि का कोई दोष नहीं है, लेकिन भतीजी रक्षा जिस तरह घबराई हुई थी और नजरें चुरा रही थी, उससे वो पुलिस की नजरों में चढ़ गई। पुलिस का ध्यान उस पर जम गया। शक के आधार पर पुलिस ने उसका लैपटॉप और मोबाइल कब्जे में ले लिया। पुलिस ने थाने आकर राजकुमार गुप्ता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उनके घर हुई लूट और पत्नी सुनीता की हत्या का मुकदमा अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज करके जांच शुरू कर दी। विवेचना में क्या हुआ, ये जानने से पहले आइए थोड़ा राजकुमार गुप्ता के बारे में जान लेते हैं। राजकुमार गुप्ता 2 भाई हैं। बड़े भाई रामप्रसाद कानपुर के ही थाना विदनू के मोहल्ला न्यू आजादनगर में रहते हैं। उनकी परचून की दुकान है। उनके परिवार में पत्नी के अलावा बेटी रक्षा और बेटा मनीष है, जबकि राजकुमार अपने परिवार के साथ कानपुर के थाना नौबस्ता के मोहल्ला पशुपतिगढ़ में रहते हैं। उनके परिवार में पत्नी सुनीता और एक बेटा तथा एक बेटी थी। बेटी की शादी उन्होंने पहले ही कर दी थी। अब वो एक बेटे की मां है। राजकुमार का तंबाकू का बिजनेस है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2-3 महीने से न जाने कौन राजकुमार को परेशान कर रहा था। बार बार फोन करके वो उनसे मोटी रकम की मांग कर रहा था। 5 दिसंबर को उनके एकलौते बेटे हिमांशु की शादी थी। हिमांशु राजकुमार का एकलौता बेटा था। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए वो बेटे की शादी खूब धूमधाम से करना चाहते थे। शादी की तारीख नजदीक आते ही राजकुमार के नजदीकी रिश्तेदार आने लगे थे। उनकी बेटी शिवांगी भी अपने 1.5 वर्षीय बेटे शुभम के साथ भाई की शादी में शामिल होने के लिए आ गई थी। 3 दिसंबर की शाम 6 बजे अचानक शिवांगी का बेटा शुभम घर के बाहर से गायब हो गया। बच्चे के इस तरह गायब होने से घर में हड़कंप मच गया।
क्या किया जाए। लोग इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि राजकुमार के मोबाइल फोन पर किसी ने शुभम के अपहरण की बात कहकर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी। शुभम के अपहरण की बात सुनकर घर में रोना पीटना मच गया। अपहर्ता ने राजकुमार गुप्ता को पुलिस में न जाने की हिदायत दी थी, लेकिन कुछ लोगों के कहने पर वो अपने रिश्तेदारों के साथ थाना नौबस्ता जा पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी को वो मोबाइल नंबर जिससे फिरौती के लिए फोन आया था देकर बच्चे को अपहृताओं से मुक्त कराने की गुजारिश करने लगे। वे लोग पुलिस से बच्चे को मुक्त कराने की गुजारिश कर ही रहे थे कि तभी उन्हें घर से फोन करके बताया गया कि एक आदमी बच्चे को मोटरसाइकिल से घर के सामने छोड़ गया है। बच्चा सकुशल मिल गया तो थाना नौबस्ता पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उसे उस मोबाइल नंबर के बारे में पता करना चाहिए था। बहरहाल भले ही बच्चा वापस आ गया था, लेकिन राजकुमार और उसके घर वाले इस घटना से परेशान थे। 5 दिसंबर को राजकुमार के बेटे हिमांशु की शादी थी। शादी से एक दिन पहले किसी ने राजकुमार गुप्ता को फोन करके कहा कि वो 15 लाख रुपए की व्यवस्था करके बताए गए स्थान पर पहुंचा दे, वरना शादी से पहले उनके बेटे हिमांशु की हत्या कर दी जाएगी। एकलौते बेटे के साथ कहीं कुछ अनहोनी न घट जाए, इसके मद्देनजर राजकुमार गुप्ता ने एक बार फिर थाना नौबस्ता जाकर पुलिस को 15 लाख की अवैध वसूली वाले फोन के बारे में बताया और अपने बेटे की सुरक्षा का आग्रह किया। लेकिन थाना नौबस्ता पुलिस ने राजकुमार की न तो रिपोर्ट दर्ज की और न उनके द्वारा बताए फोन नंबरों के बारे में कोई जांच की। 6 दिसंबर को हिमांशु का विवाह ठीक ठाक संपन्न हो गया और बहू घर आ गई। खुशी के माहौल में राजकुमार गुप्ता पूर्व की घटनाओं को भूलकर अपने कामकाज में लग गए। रोज की तरह 4 जनवरी को भी राजकुमार गुप्ता अपनी दुकान पर चले गए। घर में पत्नी सुनीता और बहू रश्मि रह गईं। मकान के पीछे वाले एक कमरे में राजकुमार की विधवा भाभी जगत दुलारी अपने बेटे सत्यम के साथ रहती थी। 1 बजे के करीब भाई रामप्रसाद की बेटी रक्षा आ गई। आगे वाले कमरे में सुनीता आराम कर रही थी, इसलिए उनसे दुआ सलाम करके वह हिमांशु की पत्नी रश्मि के पास चली गई। वहां वो लैपटॉप पर उसकी शादी की वीडियो देखने लगी। 5 बजे के आसपास रक्षा अपने घर जाने के लिए जब बाहर वाले कमरे से होकर गुजर रही थी तो अपनी चाची सुनीता को बेड पर घायल पड़ी देख चीख पड़ी। उसी की चीख से इस घटना के बारे में पता चला। पुलिस को पक्का यकीन था कि इस वारदात में घर के किसी आदमी का हाथ है। ऐसे में पुलिस की निगाह बार बार रक्षा गुप्ता पर जाकर टिक रही थी, लेकिन बिना सबूत के उस पर हाथ नहीं डाला जा सकता था, इसलिए पुलिस सबूत जुटाने लगी। मामला गंभीर था, इसलिए एसएसपी यशस्वी यादव ने इस मामले के खुलासे के लिए एसपी ग्रामीण डा अनिल मिश्रा, सीओ रोहित मिश्रा, क्राइम ब्रांच प्रभारी संजय मिश्रा और थाना नौबस्ता के थाना प्रभारी आलोक कुमार के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई। मोबाइल फोन अपराधियों तक पहुंचने में काफी मददगार साबित होता है, इसलिए पुलिस की इन टीमों ने मोबाइल फोन के जरिए हत्यारों तक पहुंचने की योजना बनाई। पुलिस ने मृतका सुनीता, रश्मि और रक्षा के मोबाइल फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाए। इनका अध्ययन करने के बाद पुलिस ने उन मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगा दिया जिन पर उसे संदेह हुआ। रक्षा के नंबर की कॉल डिटेल्स में पुलिस को एक नंबर ऐसा मिला जिस पर घटना के बाद तक उसका संपर्क बना रहा था, लेकिन उसके बाद वो मोबाइल नंबर बंद हो गया था। इस बात से पुलिस को रक्षा गुप्ता पर शक और बढ़ गया। पुलिस ने इसी शक के आधार पर घटना के समय से 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद का पशुपतिगढ़ क्षेत्र के सभी मोबाइल टावरों का पूरा विवरण निकलवाया। इसका फिल्ट्रेशन किया गया तो रक्षा की उस नंबर से घटना के पहले और बाद में बातचीत होने की पुष्टि तो हुई ही, उस नंबर की उपस्थिति भी पशुपतिगढ़ की पाई गई। जांच में यह भी पता चला कि दोनों ने एक दूसरे को एसएमएस भी किए थे। इसके बाद पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि वो नंबर सत्येंद्र यादव का था, जो रक्षा के ही मोहल्ले का रहने वाला था। पुलिस को जब पता चला कि घटना के पहले और बाद में रक्षा और सत्येंद्र ने एक दूसरे को मैसेज किए थे तो पुलिस ने रक्षा के मोबाइल का इनबॉक्स देखा, लेकिन उसमें कोई मैसेज नहीं था। इसका मतलब उसने मैसेज डिलीट कर दिए थे। पुलिस ने बहाने से सत्येंद्र का मोबाइल फोन लेकर उसे भी चेक किया, उसने भी सारे मैसेज डिलीट कर दिए थे। शायद उन्हें यह पता नहीं था कि पुलिस चाहे तो उन मैसेजों को रिकवर करा सकती है। पुलिस को लगा कि अगर मैसेज रिकवर हो जाए तो इस लूट और हत्या का खुलासा हो सकता है, और सचमुच ऐसा ही हुआ। मैसेज रिकवर होते ही राजकुमार के घर हुई लूट और हत्या का खुलासा हो गया। पता चला कि रक्षा ने ही मैसेज द्वारा चाचा के घर की जानकारी देकर अपने प्रेमी सत्येंद्र यादव से ये लूटपाट कराई थी। पुलिस ने जो मैसेज रिकवर कराए वे इस प्रकार थे। घटना से थोड़ी देर पहले रक्षा ने सत्येंद्र को मैसेज किया था, चाची घर पर है, अभी मत आना। जवाब में सत्येंद्र ने मैसेज किया था, चाची है तो क्या हुआ, मैं आ रहा हूं।
इसके बाद सत्येंद्र ने अगला मैसेज भेजकर रक्षा से पूछा, मैं तुम्हारी चाची के घर के पास पहुंच गया हूं, गेट खुला है या नहीं? रक्षा ने जवाब दिया था, गेट बंद है लेकिन अंदर से लॉक नहीं है। मैं घर के अंदर आ गया हूं, तुम अपनी भाभी को संभालना। सत्येंद्र ने मैसेज भेजा, ठीक है, गुड लक। ओके, रक्षा ने जवाब दिया। इसके बाद सत्येंद्र ने 5 बजे के करीब रक्षा को मैसेज भेजा, काम हो गया है, मैं जा रहा हूं। रक्षा ने जवाब दिया, ओके। पुलिस जांच शुरू हुई तो रक्षा ने सत्येंद्र को मैसेज भेजा, कहीं हम फंस न जाएं? सोने वाला जाग कर गवाही नहीं देगा, परेशान मत हो। सत्येंद्र ने उसे तसल्ली दी थी। रक्षा का आखिरी मैसेज था, नौबस्ता पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी आई थी। एक मोटा दरोगा मुझे घूर रहा था, लगता है उसे कुछ शक हो गया है। सुरक्षा की दृष्टि से सत्येंद्र और रक्षा ने फोन से बातचीत बंद कर दी थी। दोनों एक दूसरे को केवल एसएमएस कर रहे थे। सत्येंद्र ने रक्षा के आखिरी मैसेज के जवाब में कहा था, तुम मोबाइल के इनबॉक्स से सारे मैसेज डिलीट कर दो, उसके बाद कुछ नहीं होगा, मैं भी पुलिस के बारे में पता करता रहूंगा। इसके बाद पुलिस के लिए संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। उसे अकाट्य सबूत मिल गए थे। पुलिस 6 जनवरी 2014 को रक्षा को उसके घर से हिरासत में लेकर थाना नौबस्ता ले आए। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो काफी देर तक वह इस मामले में अपना और सत्येंद्र का हाथ होने से इनकार करती रही। लेकिन जब पुलिस ने उसके द्वारा डिलीट किए गए मैसेजों को लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाना शुरू किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब रक्षा के पास सच उगलवाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। उसने अपनी चाची सुनीता की हत्या और लूट में सहयोग का अपना जुर्म स्वीकार करते हुए पुलिस को सत्येंद्र से प्यार होने से लेकर इस अपराध में शामिल होने तक की पूरी कहानी सुना दी। रक्षा के पिता रामप्रसाद की छोटी सी परचून की दुकान थी। उस दुकान से सिर्फ गुजर बसर हो पाती थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसके बावजूद उसके पिताजी उसे पढ़ाना चाहते थे। वो महिला महाविद्यालय किद्वईनगर से बीए कर रही थी। वो पढ़ने में ठीक थी। 2 साल पहले कोयलानगर की रहने वाली एक सहेली के यहाँ उसकी मुलाकात सत्येंद्र यादव से हुई तो वह उसके प्रेम में पड़ गई। सत्येंद्र यादव भी कोयलानगर के ही रहने वाले अमर सिंह का बेटा था। वो रक्षा की सहेली के यहाँ अक्सर आता जाता रहता था। इसी वजह से रक्षा से उसकी मुलाकात होने लगी थी। इन्हीं मुलाकातों में दोनों में आंख मिचौली शुरू हुई तो रक्षा बहकने लगी। आगे चलकर रक्षा और सत्येंद्र के बीच ऐसा आकर्षण बढ़ा कि बिना मिले उनका मन ही नहीं लगता था। दोनों मोबाइल पर भी लंबी लंबी बातें करते थे। इस तरह जब दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा तो इसके चर्चे मोहल्ले में होने लगे। रक्षा और सत्येंद्र यादव के प्यार की चर्चा रामप्रसाद के कानों में पड़ी तो वह हैरान रह गए। कॉलेज से लौटने पर उन्होंने बेटी से सत्येंद्र के बारे में पूछा तो उसने बिना किसी झिझक के सत्येंद्र से चल रहे अपने प्यार की बात स्वीकार कर ली। साथ ही उसने ये भी कहा कि वे दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहते हैं और जल्दी ही शादी कर लेंगे। रक्षा की बात सुनकर रामप्रसाद हक्के बक्के रह गए। उन्होंने उसी दिन अपने छोटे भाई राजकुमार के घर जाकर रक्षा और सत्येंद्र के बारे में बताकर कहा कि रक्षा कह रही है कि वो सत्येंद्र से शादी करेगी। अगर उसने ऐसा किया तो घर परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तब राजकुमार और सुनीता ने गैरजाति के लड़के से शादी का विरोध करते हुए कहा, अब घर परिवार की इज्जत बचाने का एक ही रास्ता है कि जल्द से जल्द रक्षा की शादी कर दी जाए। लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इतनी जल्दी उसकी शादी कर सकूं। रामप्रसाद ने अपनी आर्थिक तंगी बताकर हाथ खड़े किए तो सुनीता ने लखनऊ के एक लड़के का पता देकर कहा, आप वहां जाकर शादी तय कीजिए। शादी तो करनी ही है, हम लोग हर तरह से इस शादी में आपकी मदद करेंगे। रामप्रसाद लखनऊ पहुंचे और सुनीता द्वारा बताए लड़के को देखा। लड़का भी ठीक था और घर परिवार भी, इसलिए शादी तय कर दी। चौथे दिन तिलक चढ़ाकर विवाह की तारीख भी तय कर दी गई। जब इस बात की जानकारी रक्षा को हुई तो वो बौखला उठी। उसने रामप्रसाद से एक बार फिर सत्येंद्र से शादी की जिद की, लेकिन रामप्रसाद ने गैरजाति के लड़के से उसका विवाह करने से साफ मना कर दिया। रक्षा सत्येंद्र के वियोग में छटपटा रही थी। उसने उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं, इसलिए किसी भी सूरत में वो उससे शादी करना चाहती थी। जब कोई राह नजर नहीं आई तो उसने सत्येंद्र के साथ भागकर शादी करने की योजना बनाई। लेकिन भागकर किसी अनजान शहर में रहने खाने के लिए काफी रुपयों की जरूरत थी। इतने रुपए न सत्येंद्र के पास थे न रक्षा के पास। रुपए कहां से आए, दोनों इस बात पर विचार करने लगे। अचानक रक्षा के दिमाग में आया कि उसके चाचा राजकुमार गुप्ता के पास बहुत पैसा है। वह हमेशा घर पर 20-25 लाख रुपए रखे रहते हैं। अगर किसी तरह वे रुपए उसके हाथ लग जाए तो वह आराम से सत्येंद्र के साथ भागकर अपनी अलग दुनिया बसा सकती है।
रक्षा ने जब इस बात पर सत्येंद्र से सुझाव मांगा तो उसने भी हामी भर दी। इसके बाद दोनों किसी भी तरह राजकुमार के घर से रुपए उड़ाने की कोशिश करने लगे। जैसे जैसे विवाह की तारीख 24 फरवरी 2014 नजदीक आती जा रही थी, रक्षा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो किसी भी हाल में सत्येंद्र से जुदा नहीं होना चाहती थी। यही वजह थी कि सत्येंद्र को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने चाचा के घर से लाखों रुपए उड़ाने की जो योजना बना रखी थी, उसके लिए मौका नहीं मिल रहा था। वो चाहती थी कि किसी तरह का खून खराबा भी न हो और चाचा के घर रखे रुपए भी मिल जाए। इसके लिए वो लगातार चाचा के घर पर नजर रख रही थी। राजकुमार अपने एकलौते बेटे हिमांशु की शादी में लगे थे। शादी में शामिल होने के लिए उनकी बेटी शिवांगी अपने 1.5 वर्षीय बेटे शुभम के साथ मायके आई तो मौका देखकर रक्षा ने उसके बेटे का सत्येंद्र द्वारा अपहरण करा दिया और 15 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी। लेकिन जब राजकुमार पुलिस के पास पहुंच गए तो डरकर रक्षा ने सत्येंद्र को फोन करके बच्चे को वापस छोड़ने को कहा। अपहरण के लगभग 1.5 घंटे बाद सत्येंद्र मोटरसाइकिल से शुभम को गली में छोड़ गया। इस तरह रक्षा और सत्येंद्र की यह योजना असफल हो गई। इसके बाद रक्षा के इशारे पर सत्येंद्र ने राजकुमार को फोन करके हिमांशु की हत्या करने की धमकी देकर 15 लाख रुपए मांगे, लेकिन इसमें भी सफलता नहीं मिली। हिमांशु की शादी हो जाने के बाद राजकुमार रक्षा की शादी की तैयारी करने लगे। रक्षा की फोन पर सत्येंद्र से बात होती ही रहती थी। वो उससे जल्दी कुछ करने को कहती रहती थी, क्योंकि वो उससे किसी भी हाल में जुदा नहीं होना चाहती थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, दोनों की पीड़ा और तनाव बढ़ता जा रहा था। इस स्थिति में जब रक्षा और सत्येंद्र को लगा कि वे राजकुमार के घर रखी नकदी नहीं उड़ा सकते तो उन्होंने लूट की योजना बना डाली। उसी योजना के मुताबिक रक्षा उस दिन अपना लैपटॉप लेकर दोपहर 1 बजे अपने चाचा राजकुमार के घर जा पहुंची। उसने अंदर वाले कमरे में हिमांशु की पत्नी रश्मि को उसके विवाह की वीडियो दिखाने के बहाने उलझा लिया तो सत्येंद्र ने मैसेज भेजकर उसे बता दिया कि वो घर के बाहर आ गया है। मैसेज देखकर रक्षा ने लैपटॉप की आवाज तेज कर दी। जब काम हो जाने का सत्येंद्र का मैसेज आया तो रक्षा 5 बजे के आसपास अपने घर जाने के लिए चाची वाले कमरे से निकली। वहां उनकी लाश देखकर वो चीख पड़ी। उस पर किसी को शक न हो, इसलिए उसने दौड़ दौड़ कर यह बात सभी को बताई। रक्षा से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके प्रेमी सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सत्येंद्र ने बताया कि उसने ये लूट और हत्या अपने दोस्त विवेक और मनोज के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने तुरंत विवेक और मनोज के घर छापा मारा। विवेक तो पुलिस के हाथ लग गया, लेकिन मनोज फरार होने में कामयाब हो गया था। पूछताछ में रक्षा के प्रेमी सत्येंद्र यादव ने पुलिस को बताया कि वह कोयलानगर के शिवपुरम के रहने वाले अमर सिंह यादव का बेटा है। उसके पिता पीएस बड़ी ई में सिपाही हैं, जो इस समय इलाहाबाद में तैनात है। उसका बड़ा भाई जितेंद्र ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी करता है, जबकि वह बीएससी करके नौकरी की तलाश में था। उसने पुलिस भर्ती की परीक्षा भी दे रखी थी। उसे उसी परीक्षा के परिणाम का इंतजार था, लेकिन उसके पहले ही उसने अपनी प्रेमिका रक्षा के लिए अपना भविष्य ही नहीं, जिंदगी भी दांव पर लगा दी। सत्येंद्र ने पुलिस को बताया था कि वो सिर्फ लूट के लिए आया था। इसके लिए उसने पहले विवेक और मनोज को भेजा था। दोनों ने अंदर जाते ही धक्का मारकर सुनीता को गिरा दिया और उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, जिससे वो चिल्ला न सके। उनके हाथों को बांधकर उन्होंने उन्हें वैसे ही छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने उसे देख लिया तो अपने बचाव के लिए उसे सुनीता की हत्या करनी पड़ी। क्योंकि वो उसे पहचानती थी, उसने उनके मुंह पर तकिया रखकर उन्हें मार दिया था। इंटरमीडिएट में पढ़ रहा विवेक भी कोयलानगर का रहने वाला था। वो सत्येंद्र का गहरा दोस्त था। सत्येंद्र के कहने पर वो पैसों के लालच में उसके साथ लूट की इस योजना में शामिल हो गया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने सत्येंद्र और विवेक की निशानदेही पर 10,000 नकद, करीब 10 लाख के गहने और सुनीता का मोबाइल फोन बरामद कर लिया। माल बरामद होने के बाद पुलिस ने 7 जनवरी को दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। घटना लिखे जाने तक मनोज पकड़ा नहीं जा सका था। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक सावधान रहे, अपना ख्याल रखें।